नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2018 की बात है। नवंबर की एक ठंडी रात। कुहासा इतना था कि सड़क 10 कदम आगे तक दिखाई नहीं दे रही थी। जयपुर से बीकानेर जाने वाली आखिरी बस खराब हो गई थी और 3 लोग, निर्मल, सान्वी और कमलेश, एक छोटे से सुनसान बस स्टॉप पर फंस गए थे। बस स्टॉप पर एक टूटी लकड़ी की बेंच, एक जली आधी ट्यूबलाइट और चारों तरफ सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि लगता था हवा भी डरकर धीरे चल रही है। कमलेश ने मोबाइल स्क्रीन देखी। नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। अब क्या करेंगे? सान्वी कांपते हुए बोली, सामने दिख रहा वो गांव, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। बस स्टॉप से थोड़ी दूर पर एक गांव था, किंवदंती गांव। इसे लोग अंधेरा गांव भी कहते थे। कारण कोई नहीं जानता था, पर हर कोई इससे दूर रहता था। निर्मल बोला, चलो देखते हैं, यहां तो पूरी रात खड़े नहीं रह सकते। तीनों कुहासे को चीरते हुए गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में बिजली के खंभे थे, पर हर तार टूटा हुआ। अजीब बात यह थी कि पूरे गांव में एक भी कुत्ता, गाय या इंसान नहीं दिख रहा था। गांव का पहला घर टूटा हुआ था। दरवाजा हवा से चरमराता, जैसे किसी को अंदर बुला रहा हो। सान्वी रुक गई। यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही, कितनी खामोशी है। निर्मल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की बात नहीं, चलो देख लेते हैं कोई रहता है कि नहीं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे एक पुरानी पत्थर की चौकी थी। चौकी पर ताजा जलता हुआ दिया रखा था। कमलेश चौंक गया। अरे, यहां तो कोई है। दिया अभी वह बात पूरी भी नहीं कर पाया कि पेड़ के पीछे से अचानक एक टूटी आवाज आई। कौन आया है? सान्वी ने चीखते हुए निर्मल का हाथ पकड़ लिया। निर्मल ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? फिर वही आवाज, वापस जाओ। कुहासा थोड़ा हटा और पेड़ के पीछे एक औरत की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, गर्दन एक तरफ झुकी हुई और कपड़े फटे हुए, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। कमलेश ने धीरे कहा, यह जगह सही नहीं है, हम वापस चलते हैं। औरत की परछाई धीरे धीरे छाया जैसी फैलते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। निर्मल चिल्लाया, भागो! तीनों दौड़ पड़े। लेकिन अजीब बात यह, जिधर भागते वही पुराना पेड़ सामने आ जाता। मानो पूरा गांव एक गोल चक्कर बन गया हो। मानो कोई उन्हें बाहर निकलने नहीं देना चाहता था। घबराते घबराते तीनों एक ऊंची चारदीवारी के सामने पहुंच गए। पत्थर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राठौड़ हवेली 1921। सान्वी ने घबराते हुए कहा, यह वही हवेली है जिसकी कहानियां सुनी थीं, जहां पूरी फैमिली एक ही रात में मर गई थी। निर्मल ने दीवार पर उगा इकाई को हटाते हुए कहा, अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई आश्रय मिल जाए। कमलेश ने तुरंत मना किया, नहीं, इस हवेली में तो। पर तभी हवेली का पुराना जंग खाया बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप कर्रर की आवाज करते हुए धीरे धीरे खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन ऐसा अंधेरा जैसे रोशनी वहां सदियों से गई ही ना हो। कमलेश पीछे हटते हुए बोला, यह अच्छा संकेत नहीं है, दरवाजा खुद ब खुद। सान्वी ने फुसफुसाकर कहा, पर बाहर वो औरत है। निर्मल बोला, अंदर आओ, कम से कम हवा तो नहीं लगेगी। तीनों अंदर आए। जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। कमलेश चीख पड़ा, अरे, ये किसने बंद किया? निर्मल ने दरवाजा खींचा, पर नहीं खुला। हॉल में धूल उड़ रही थी। टूटा पंखा, पुराने चित्र और दीवारों पर बड़े बड़े हाथों के निशान। पर एक और चीज ने उनकी रूह खंपा दी। हॉल की दीवार पर लाल खून से लिखा था, जो अंदर आया वो कभी लौटा नहीं। सान्वी की सांसें तेज हो गईं। यार, ये तो सचमुच है, खून सूखा भी नहीं है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, धीमे, भारी पैरों की, थक थक थक। कमलेश ने कांपते हुए कहा, कोई ऊपर है। निर्मल बोला, मकान पुराना है, शायद लकड़ी की आवाज हो। पर तभी दीवारों पर लगे सारे चित्र एक साथ फर्श पर गिर गए। सान्वी चीख कर बोली, हम फंस गए हैं, कोई है यहां? अचानक सीढ़ियों पर एक बच्चा दिखाई दिया। सूखे होंठ,
काली आंखें और दोनों हाथ पीछे बंधे हुए। वह बोला, मम्मी कहती हैं मेहमानों को रुकना चाहिए, हमेशा के लिए। निर्मल ने डरते हुए कहा, कौन, मम्मी? बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी जो हवेली की रखवाली करती है। और तभी ऊपर गलियारे में खड़ी वही औरत दिखी, लंबी गर्दन, झुका चेहरा। वही। सानवी चिल्लाई, ये तो वही है जो गांव में थी। औरत ने जोर से चीख मारी, भागना बंद करो। हॉल में लगी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और इसी रोशनी में तीनों ने देखा, फर्श पर कई लोगों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, ताजा, सूखी नहीं। तीनों भागकर हवेली की पिछली तरफ पहुंचे। कमलेश एक कमरे का दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस गया। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था, थोड़ा साफ, ज्यादा सड़ांत वाला। अंदर एक पुरानी मेज पर चमड़े से बंधी एक डायरी पड़ी थी। सानवी बोली, लगता है किसी ने आखिरी बार यहां छिपने की कोशिश की होगी। निर्मल ने डायरी खोली। पहला पन्ना लिखा था, राठौड़ हवेली, आखिरी रात। यह किसी नौकर की लिखावट थी जो 1921 में हवेली में रहता था। वह लिखता था, इस गांव पर श्राप है। हवेली की मालकिन कुंवर रत्नावली काले टोने टोटके करती थी। कहते हैं उसने अपने बेटे को मरते देखकर पागलपन में मौत को बुलाने की कोशिश की और मौत सच में आ गई। उस रात हवेली में जो हुआ वो शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। अगले पन्ने का आखिरी वाक्य धमका देने वाला था, रणावली आज भी जिंदा है, वह मर चुकी है पर शरीर छोड़ने को तैयार नहीं। इतना पढ़ते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमलेश चिल्लाया, अरे किसने बंद किया? पर दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। सानवी रोने लगी, यार ये जगह हमें खाने वाली है। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक औरत की फुसफुसाहट आई, मेरे बेटे की डायरी पढ़ रहे हो? निर्मल ने मोबाइल टॉर्च खिड़की की तरफ मोड़ी, पर बाहर कोई नहीं था, बस काला धुआं जैसा कुछ मंडरा रहा था। कमलेश ने घबराकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। निर्मल ने दीवारों पर हाथ मारा, पर एक बात बहुत अजीब थी, दीवारें अंदर की तरफ नरम लग रही थीं, जैसे ईंटें नहीं, मांस हो। सानवी ने कांपते हुए कहा, ये दीवारें धड़क रही हैं। तीनों की सांसें थम गईं, क्योंकि दीवार के अंदर से आवाज आई, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। फिर अचानक कमरे की फर्श हिलने लगी, जैसे कोई नीचे से उठ रहा हो। धीरे धीरे फर्श बीच से फट गया और एक कंकाल जैसा हाथ बाहर आया। सानवी चीखते हुए कमरे के कोने में भागी। निर्मल ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और टूटे पसीने में भरे दरवाजे को आखिरकार खोल दिया। पर जैसे ही तीनों बाहर निकले, ऊपर से एक छाया कूदकर उनकी तरफ आई। वही औरत, रत्नावली। उसका चेहरा इस बार साफ दिख रहा था, आंखों की जगह काले गड्ढे, दांत बाहर निकले और पूरा चेहरा जल चुका था। वह फुसफुसाई, तुम मेरे बेटे की मौत का बदला चुकाने आए हो। तीनों भागते भागते हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गए। यह हिस्सा बाकी हिस्सों से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे यहां हवा रुक जाती हो। सामने एक कमरा था जिसकी दीवार पर संस्कृत में मंत्र लिखे थे। निर्मल ने कहा, यह कमरा पूजा का लगता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, कमरे की सारी लालटेनें जल उठीं। दीवारों पर बने चित्र एक एक करके चमकने लगे और तीनों ने पूरी कहानी देख ली। चित्र एक बच्चा, रत्नावली का बेटा, बीमारी से तड़पकर मर रहा था। चित्र 2, रत्नावली पागल होकर अपने बेटे की लाश को वापस जिंदा करने के लिए तांत्रिकों को बुला रही है। चित्र 3, तांत्रिक मना करते हैं लेकिन रत्नावली काला अनुष्ठान शुरू कर देती है। चित्र 4, अनुष्ठान गलत हो जाता है और रत्नावली का चेहरा जल जाता है। बेटा वापस नहीं आता, लेकिन उसकी आत्मा बंध जाती है। चित्र 5, हवेली के अंदर सभी लोग एक रात में मर जाते हैं और रत्नावली खुद भी मर जाती है, पर शरीर छोड़ने से इनकार कर देती है। सानवी कांपती आवाज में बोली, यानी ये हवेली एक बड़े श्राप का घर है। कमलेश ने डरते हुए कहा, मतलब वो औरत मरकर भी जिंदा है? निर्मल ने धीरे कहा, वो अपने बेटे की आत्मा को हवेली से बांधे हुए है और हर आने वाले इंसान को मारकर उसकी आत्मा उससे जोड़ देती है।
इतना कहते ही कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून बहना शुरू हो गया और छत से बच्चों की आवाजें आईं। हमें छोड़कर मत जाओ, हम भी बाहर जाना चाहते हैं। अचानक सैकड़ों काली छायाएं कमरे की दीवारों से बाहर आने लगीं। सानवी चिल्लाई, ये सब उस औरत के मारे हुए लोग हैं। निर्मल ने चारों तरफ देखा और बोला, कमरे के बीच में वो मंत्रलिपि वाली चौकी देखो, शायद यही श्राप का केंद्र है। कमलेश और सानवी चौकी के पास पहुंचे। चौकी पर लाल धागा, राख और एक जली हुई तस्वीर पड़ी थी, रत्नावली और उसका बेटा। निर्मल बोला, अगर ये चौकी नष्ट हो जाए तो शायद श्राप टूट सकता है। सानवी ने बिना सोचे चौकी को धक्का दिया। वह टूट गई, लेकिन उसी क्षण हवा रुक गई। कमरा लाल हो गया और पीछे से रत्नावली की भयंकर चीख गूंजी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगले ही पल पूरा कमरा आग जैसा चमका